गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। गाइस, होपफुली आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स विद शॉर्ट्स हमने सारे कवर कर दिए हैं। नहीं देखे हैं अभी तक आपने तो आप ज़रूर उस पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है दिसंबर मैगजीन की, आप जाके चेक कीजिए और पूरा उसको गाइस अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसका ज़रूर लाभ लीजिए और आपके आसपास भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये मैसेज पहुँचाइए। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे। इसके दो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसको कवर करते हैं वीडियो के तहत, और शॉर्ट्स जो होगा वो आपका कल कवर कर दिया जाएगा। देखो, आज सबसे पहला इसका टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंडिया जीसीसी रिलेशंस। कि इंडिया का जीसीसी से बोले कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसने एक बात को बोला है, रिकमेंड करा है कि लीगल असिस्टेंस दी जाए इंडियन नेशनल्स को जो लोग इम्प्रिजन्ड हैं, जेल में हैं गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के अंदर। अब यहीं से सवाल उठ के आपके सामने आ जाना चाहिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो गाइस, ये बेहतरीन तरीके से सुंदर मैप के डायरेक्शंस में आपको दे रखा है। इसको ध्यान से समझो कि देखो, पर्शियन गल्फ के पास ही आपकी कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है। ये सारी की सारी कंट्रीज जी हैं आपकी जीसीसी का पार्ट है। ध्यान रखो, इनके आसपास सी भी है, तो आपको जरूर याद रखना है कि रेड सी के पास कौन सी कंट्री है, बॉर्डर कौन सी कंट्री कहाँ पर कर रही है। तो ये ध्यान रखो कि इन इन कंट्रीज का कुछ जीसीसी का पार्ट है ये। ठीक है, अब जीसीसी का पार्ट है तो जरा हम जीसीसी को और ध्यान से समझ लें। देखो, जीसीसी कुछ नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्रीज का, जो गल्फ रीजन में पाई जाती हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतार है, कुवैत है, ओमान एंड बहरीन है। तो याद रखना, जीसीसी एक कैसी अलायंस है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। कितनी कंट्रीज आती हैं इसमें? 6 कंट्रीज आती हैं। कहाँ पर है? गल्फ रीजन्स में। नाम आप उनके जरूर याद रख लो, कोई निमोनिक बना लो ताकि आपको सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत ये सब याद रहे। एक चीज जरूर याद रखना, हम कई बारी काउंटर कर जाते हैं, गलत कराते हैं। इराक और ईरान दोनों ही आई से शुरू होते हैं, दोनों ही जीसीसी का पार्ट नहीं है। जीसीसी का हेडक्वार्टर आप कह लो स्टैब्लिश हुआ आपका रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया 1981 में। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक बोली जाती है वहां पर, तो अरबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर आप आओ इसके बैकग्राउंड वाले पार्ट पे। बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है? कह रहा देखो, हमारे 8,000 इंडियंस ऐसे हैं जो करेंटली फॉरेन जेल्स में है, इम्प्रिजन्ड है। एंड आउट ऑफ दिस मोर देन जो 4600 इंडियन प्रिजनर्स हैं उनका अंडर ट्रायल चल रहा है करेंटली लॉज इन जेल्स और आपके गल्फ कंट्रीज में। तो रिसेंटली क्या हुआ, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी के पर्सनल्स थे, उनको सेंटेंस किया गया है डेथ में बाया कोर्ट इन कतार। उन पर ये इल्जाम लगा है कि ये इजराइल को एलिजली स्पाई करते थे, जासूसी करते थे उनकी। ठीक है, अब इंडिया क्या करेगा इसमें? स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला है एक्सटर्नल अफेयर्स वाली? उसने बोला है कि इंडिया लीगल असिस्टेंस जो अब्रॉड वाला मामला है उसको उठाएगा। यानी कि इंडियन मिशन में ये लीगल असिस्टेंस दी जाएगी कि जो भी डिस्ट्रेस इंडियंस हैं बाहर जो रह रहे हैं, अगर वो लीगल हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए कि वो अपना केस फाइल या फाइट कर पाएं। फिर इंटरप्रेटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि देखो लैंग्वेज बड़ा बैरियर बन जाता है ना, तो लैंग्वेज बैरियर ना बने इसलिए उनको इंटरप्रेटर भी होगा जो ट्रांसलेट करेगा भाषा को। इंडियन मिशन में एनजीओज वगैरह असिस्टेंस देने के लिए वो भी काम इस पे करेंगी। और याद रखो, ओनली लीगल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, इंडियन मिशन डज नॉट फाइट कोर्ट केसेस बाय इटसेल्फ। ये लाइन आपकी पेपर में आ सकती है, तो जरा ध्यान से एकदम अपने दिमाग को चेतनता से खोल के पढ़ना। ठीक है, फिर कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है इसका लॉ फीस वगैरह का, वो कहाँ से पे किया जाएगा? ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा? तो आईसीडब्ल्यूएफ बोले तो इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के तहत ये पैसा आएगा। अब क्या है ये समझ लो। देखो, आईसीडब्ल्यूएफ ना लीगल असिस्टेंस देता है, बोर्डिंग की लॉजिंग असिस्टेंस देता है, कोई मेडिकल केयर इमरजेंसी पड़ जाए, कोई एयर प्रेसेस में कोई दिक्कत आ जाए, या कोई ट्रांसपोर्टेशन है, मॉर्टल रिमेन्स इंडियन नेशनल्स का है ना, कोई डेथ वगैरह कुछ हो गई है, या कोई लीगल असिस्टेंस, कोई इंडियन वुमेन है कुछ बाहर छूट गई है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये सब काम करते हैं। जो भी बंदा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज ओसीआई है,
कार्ड होल्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ICWF। प्लीज रिमाइंड दिस थिंग कि हम अक्सर ये वाली बात भूल जाते हैं। तो मैं जरा आपको याद दिला दूं कि PIO और OCI को फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के तहत नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो हमने मुद्दे की बात कर ली कि इसलिए हम पढ़ रहे हैं GCC और इंडिया के रिलेशंस को। अब हम एक्चुअल में समझते हैं कि इंडिया और GCC का रिलेशंस कैसा है। तो इसका याद रखना, जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है GCC कंट्री। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है, भी आपने देखा, रेड सी के पास, पर्शियन गल्फ के पास, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान के पास है, तो इम्पोर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं। यहाँ पर अगर हमें टेररिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को कोई काउंटर करना हो तो हम कैसे करेंगे? यही रास्ता है। रास्ता इंपॉर्टेंट है इनका, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायस्पोरा की बात करोगे तो गल्फ हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस अब्रॉड। हाफ ऑफ इंडियन एनआरआईज यहीं रहते हैं। GCC कंट्री सेकंड ऐसी मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है टू इंडियाज रेमिटेंस इनफ्लो। ये भी ध्यान रखना, रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है आपका पैसा? बाहर जो लोग जा रहे हैं आपकी कंट्री से वो पैसा भेजते हैं। सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट है GCC पार्ट। कैसे इसको दरकिनार कर दोगे आप? तीसरी चीज, इकोनॉमिक पैरामीटर पे GCC आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है। 1/6 इंडिया का टोटल ट्रेड यहीं से हो रहा है। UAE आपका थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है। सऊदी अरेबिया फोर्थ प्लेस पर आता है। तो आप सोचो, इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, डायस्पोरा वे में भी इम्पोर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी आपकी फुलफिल करता है। 35% आप ऑयल इंपोर्ट करते हो यहाँ से, गैस इंपोर्ट करते हो 70%। कहाँ से छोड़ दोगे इनको आप? फिर डिफेंस की बात आती है तो इंडिया का बायलैटरल एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है कतार के साथ। इंटेलिजेंस शेयरिंग है हमारी UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान के साथ। डिफेंस रिलेशंस भी हैं हमारे इनके। फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे ये हमें सपोर्ट भी करते हैं। देखो इंडिया का फर्म स्टैंड है ना अगेन कि हम टेररिज्म के हम खिलाफ, और इसको एक्नॉलेज भी किया GCC कंट्रीज ने भी, कहा कि वाकई इंडिया की साइड कौन देता है। देखो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त चाहते हैं कि हमें मिले। इंडिया क्लेम करता है उसमें हमें, ये UAE, ये हमारे ओमान, बहरीन, ये तीनों कंट्री हमारी मदद करती हैं, हमारे को सपोर्ट कर रही हैं। तो आप कैसे इन कंट्रीज को, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये कंट्री। स्पेस में देखो, इंडिया का स्पेस कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया के साथ है, ओमान के साथ है, दूसरी GCC कंट्रीज के साथ है। PSLV लॉन्च हुआ तो UAE का पहला नैनो सैटेलाइट है वो, PSLV ने लॉन्च करा है। फिर उसके बाद आपका नई आई जो है टू कलेक्ट एनवायरमेंट स्पेस डेटा, वो करता है। तो स्पेस के भी आपके इनके साथ रिलेशंस हैं। लेकिन देखो कोई भी रिलेशन बिना चैलेंज के तो होता नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारा इनके साथ जो क्राइसिस पैदा होता है, पता है क्यों है वो? रीजनल क्राइसिस। जियो स्ट्रेटेजिकली हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, मतलब हमें पता चल गया है ये। अब लेकिन रीजनल क्राइसिस भी है। जियो पॉलिटिकल राइवलरी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया की राइवलरी रहती है, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने इम्प्रूव कराया तो वो चाइना चाइना कर रहे हैं। यमन में सिविल वॉर रहती है, अपने ही देश में उनकी इतनी लड़ाइयाँ रहती हैं, सीरिया में रहती है। इतने ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से हमेशा इंडियन सिटीजन्स को एक ही दिक्कत है, पुअर, यहाँ पे सिक्योरिटी का, पुअर सिक्योरिटी कंसर्न्स, बड़ा दिक्कत है यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। तो रीजनल क्राइसिस लीड्स टू सिक्योरिटी क्राइसिस बेसिकली। फिर आता है प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स का। अब पाकिस्तान का वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस्लामिक आइडेंटिटी फ्यूल कर रखी है वहां पर, मिलिट्री टाइज है इनके। तो पॉलिटिकली बैलेंस ये किसके साथ हुए? पाकिस्तान के साथ कि हमारे साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर आई प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है चाइना का इन्फ्लुएंस इस तरह से है। कह रहा चाइना का ग्लोबली अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट गल्फ के ऑयल एंड गैस सेक्टर पर, वो इतना ज्यादा है कि पूरी मार्केट में पेनिट्रेट हो गए हैं उनके, पूरी मार्केट में वही चाइना 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 हो रखा है। मतलब आप ये समझ लो, मेकिंग अरब गल्फ अरब मोर इंक्लाइन टू सीक चाइनीज प्रोटेक्शन। जब इतनी ज्यादा मार्केट में चाइना की वैल्यू हो जाएगी तो फिर GCC वाले कहाँ जाएंगे? गल्फ अरब्स वाले लोग कहाँ जाएंगे? चाइना के पास अप्रोच करेंगे ना, इंडिया को क्यों पूछेंगे वो? फिर जियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं कि जो ऑयल एंड गैस प्राइसेस हैं उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। आपको पता है वॉर कंडीशंस के बाद से इन्फ्लेशन क्यों है? ये सारा रीजन है ना आपके। इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ अरब गल्फ इकोनॉमीज में, सैलरी कट करनी पड़ गई, लोगों को हटाना पड़ गया, ले ऑफ करने का मतलब एम्प्लॉयज हटाने पड़ गए, नेशनलाइजेशन करना पड़ा वर्क फोर्सेस का। इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई, हर कम्युनिटी की हर प्रॉब्लम बढ़ गई। अब कह रहा है कि क्या करें ऐसा कि भैया इंडिया और
गल्फ के जीसीसी रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट मिले, स्ट्रेंथन मिले, तो सबसे पहले कह रहा है हाई लेवल विजिट जरूरत है। रेगुलर हाई लेवल विजिट्स अगर हो रही हैं बिटवीन लीडर्स ऑफ इंडिया एंड जीसीसी कंट्रीज, तो वो डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाएंगी, अल्टीमेटली बायलैटरल इश्यूज डिस्कस करेंगी वहां जाकर। फिर ट्रेड की बात हुई, तो रिसेंटली जीसीसी ने रीस्टार्ट करा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारे साथ। अर्लियर 2008 में होता था, फिर नेगोशिएट हुआ, अब जाके बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। ये एक अच्छी बूस्ट है रिलेशन में। फिर प्रपोज इंडिया मिडल आपके ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका ह्यूज इंपैक्ट है ट्रेड पर बिटवीन इंडिया एंड जीसीसी कंट्री। कल्चरली अगर आप देखते हो तो इंडिया रेगुलरली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे साइन कर रहा है। फिर डायस्पोरास के लिए बड़े मेजर्स लिए गए, कह रहा ई डायस्पोरा बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है, आप मतलब बड़े तरीके से ऑर्डरली माइग्रेशन इंडियन वर्कर्स की गल्फ में करा सकते हो। मदद पोर्टल है, अगर कोई ग्रीवेंस आ रहा है इनके बारे में, गाइस व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स प्लीज कोट दीज टर्म्स, ई माइग्रेशन टर्म, मदद पोर्टल, ये कितना इफेक्टिव आपके आंसर को बना देगा। देखो अब वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि क्या करें भाई, समस्या हल हो तो डाइवर्सिफाई कर दो इकोनॉमिक टाइज अपने, आप एक्सपेंड करो बियॉन्ड ऑयल एंड गैस ट्रेड से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप कह रहा है इसी में मत फंसे रहो, डाइवर्स सेक्टर ढूंढो, आप टेक्नोलॉजी में मदद करो, हेल्थ केयर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आप मदद करो ना, आप तो सोलर कंट्री हो भाई। उसके बाद कोलैबोरेट ऑन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, पायरेसी वगैरह जो होती है डिजास्टर रिस्पांस में, आप हेल्प करो एक दूसरे को, कोलैबोरेशन में साथ लो। कल्चरल एक्सचेंजेस पीपल टू पीपल टाइज ही आपके डीपर करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, आपके बॉन्ड्स बढ़ाएंगे। तो पीपल टू पीपल टाइज इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे टूरिज्म इनकरेज होगा, समझ रहे हो आप, ये चीजें करो आप, इससे काफी मदद मिलने वाली है। तो दिस इज कॉल्ड योर इंडिया यूएई। अब गल्फ से आपका जितना भी रिलेशनशिप का हमने पढ़ लिया, चाहे वो यूएई के साथ हो, बहरीन, ओमान, ये सारा, ठीक है गाइस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल दिस आंसर, ठीक है। अगर इंडिया जीसीसी कभी भी पूछे, आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 6 कंट्रीज के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका मामला है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आईएमओ। पहले तो समझो न्यूज में क्यों था, फिर आईएमओ में चलते हैं क्या है वो। इंडिया री इलेक्ट करा है, इंडिया ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में री इलेक्टेड हुआ है, इंडिया वाज री इलेक्टेड विद द हाईएस्ट एलियट इलेक्शन। तो 2024 और 25 का मतलब 2 साल के लिए बाइनियम बोलते हैं इसको, री इलेक्ट किया गया है आईएमओ में, समझ में आ गया, री इलेक्ट हुआ है। अब क्या है आईएमओ, क्या इसके री इलेक्शन से क्या होता है, आईएमओ काउंसिल क्या है, सब समझाती हूँ मैं आपको। देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स जाओगे तो लंदन इसके यूके के अंदर है, ठीक है। 1948 के अंदर यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका काम है सेफली, इन्वायरमेंटली, सिक्योरली, सस्टेनेबल तरीके से शिपिंग को ठीक करना, एफिशिएंट बनाना। स्ट्रक्चर है इसमें 175 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है 3 एसोसिएट मेंबर्स के साथ, ठीक है। अब आईएमओ के काउंसिल पर आ जाओ। देखो जो इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आईएमओ का, वो बेसिकली वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करता है। 40 मेंबर स्टेट से बना है, 2 टर्म जो ईयर के हैं उससे इलेक्ट होता है। मेंबर्स आपके 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है इसके, ठीक है। कैटेगरी एक है स्टेट्स विद इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज, ठीक है। कैटेगरी बी में वो स्टेट है जिनका इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड में इंटरेस्ट हो, इंडिया वाज रिलेक्टेड इन दिस कैटेगरी। तो ध्यान रखना, इंडिया कौन सी कैटेगरी में रिलेक्ट हुआ है, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी क्या है, इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड। कैटेगरी सी में वो स्पेशल स्टेट्स आते हैं जिनको नेविगेशन ये सब में इनका करा जाता है, जितने भी ज्योग्राफिक एरियाज हैं वहां पे वो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी याद रखनी है। अब समझो सवाल ये आता है कि आईएमओ का सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के होने का क्या मतलब है, क्यों जरूरी है होना। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो बोल रहा है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है, पोल्यूशन को मिनिमाइज करने का काम करता है। यानी कि अगर शिप के अंदर ऑयल या केमिकल पोल्यूशन हो जाए तो उसको एड्रेस करता है, कोई सीवेज बढ़ जाए तो उसको डिस्चार्ज करता है, कोई शिप जनरेटेड गार्बेज है तो उसको डिस्पोज करने में मदद करता है। समझ आ रही है पहली बात, कि पहला काम ही है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना। मैरीटाइम जो आपका मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, नॉइज पोल्यूशन को एड्रेस करता है,
रिड्यूस करता है अंडर वाटर नॉइज फ्रॉम कमर्शियल शिपिंग, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में काम करता है। वो पहला ऐसा इंटरनेशनल रेगुलेटर है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मैंडेटरी एक रूल रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स बना के देता है कि भैया एनर्जी एफिशिएंट तरीके से चलो। एड्रेस करता है डंपिंग, जो वेस्ट वगैरह आप करते हो ना सीओ में, तो यहाँ पर क्या है, इसने लंदन डंपिंग कन्वेंशन प्रोटोकॉल बना रखे हैं कि भैया है ऐसी जगह नहीं, कहीं जाके डंप मार दो तरीके से। फिर कन्वेंशन ने ये बहुत जरूरी बना रखा है कि कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जरूर होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन शब्द आया तो आपके मन में सवाल नहीं उठ रहा कि सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। तो याद रखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसको कैप्चर करना, उसको स्टोर करना, ताकि क्या हो, ताकि आपका एक तरीका है, मेथड है, रिड्यूस करना आपको अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ताकि आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रिड्यूस हो पाए। समझ रहे हो, ये तरीके होते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के। सिंपल टर्म में समझ लो आप कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप कार्बन को रिमूव करते हो एटमॉस्फेयर से, स्टोर करते हो तरीके से ताकि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में काम करे। टाइप्स वगैरह आपको मैं इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में समझाऊंगी। अभी इतना ज़रूरी था कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन शब्द अगर आ गया है तो हमें पता हो। अच्छा, एक मामला है बायोफाउलिंग का। क्या होता है ये? देखो, जब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का एक्यूमुलेशन हो जाए, कहाँ पर, शिप्स में, हुल्स में, है ना, और वो एक वेक्टर की तरह काम करने लग जाए, बात को समझना ध्यान से। अगर कुछ ऐसा होने लग जाए कि वो वेक्टर की तरह काम करने लग जाए और फिर वो ट्रांसफर हो जाए, बन जाए क्या, इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज, तो उसको बायोफाउलिंग कहते हैं। दो इनिशिएटिव आईएमओ में इसने लिए हैं कि इसको कैसे वैसे रोका जाए। तो याद रखो, ये एक तरीका है। इसमें क्या होता है, एल्गे हो गया, है ना, या प्लांट हो गए, सी प्लांट्स हो गए, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हो गए, तो वो क्या होता है, शिप उसमें आ जाते हैं, डिवाइसेस में आ जाते हैं, वाटर में पाइप के थ्रू, पॉन्ड्स रिवर से चल के ना आ जाते हैं। इससे क्या होता है, डिग्रेड करते हैं ये बेसिकली चीज़ों को, एक्यूमुलेट होकर। तो इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी आ सकती है स्ट्रक्चर में, मैकेनिकल फंक्शंस में दिक्कत आ सकती है। तो ये बायोफाउलिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो बायोफाउलिंग से माइक्रोफाउलिंग, मैक्रोफाउलिंग होती है, दो तरह की इसके अंदर। तो शिप में अगर ये आ जाती है तो ये अल्टीमेटली उसके स्ट्रक्चर को दिक्कत करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर मैंने आपको बताया ये कि कई सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं वो आ जाते हैं, इसमें भी आईएमओ काम कर रहा है। तो समझ गए, सबसे पहला काम जो आईएमओ का सिग्निफिकेंस है दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब दूसरे उस पे चलो, दैट इज मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम भी आईएमओ करता है। कह रहा सबसे पहला काम है सोलास कन्वेंशन, येट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मर्चेंट शिप्स में जो ये काम करते हैं, क्या करते हैं, आईएमओ ने इसको करा कि इंटरनेशनल, इसका सोलास का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ कन्वेंशन, 1974 में लगाया, ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया जाए। कंस्ट्रक्शन कहाँ होनी है, कहाँ इक्विपमेंट डलने हैं, ऑपरेट कहाँ शिप होनी है, सेफ्टी कैसे बरकरार रखनी है, प्राइवेसी ना हो, कोई आर्म्ड रोबरी ना हो जाए, असिस्टेंस देना आप आसपास मेंबर कंट्रीज को, रीजनल इश्यूज को, ताकि देखो हम अभी जीसीसी में बात करते हैं रीजनल इश्यूज कम हो, ये तरीके हैं उसके। जिबूती में कोड ऑफ कंडक्ट लगा रखा है अराउंड द वेस्टर्न जो आपका इंडियन ओशन है, एग्जाम्पल है आपका इस चीज का कि वहाँ प्रिवेंट की जा रही है पायरेसी, रोबरी रोकने के लिए। सप्रेशन है आपके, अनलॉफुल ट्रीटीज ना हो कोई ऐसी, ड्रग्स की स्मगलिंग ना हो जाए, स्मगलिंग को रोकने के लिए मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी है, फैसिलिटेशन कमेटी है, ये काम करते रहते हैं इसके बीच में कि कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन फिर भी आईएमओ को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या अनइक्वल इन्फ्लुएंस है मेंबर स्टेट्स में। कई जो आईएमओ फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, ग्रेटर टर्नेज दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट अच्छा खासा कर रहे हैं। कुछ ऐसे मेंबर जो देते ही नहीं, अनइक्वल फंडिंग करते हैं बड़े ही, तो अनइक्वल है मामला, ठीक है, फंडिंग की प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती होगी। अब डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्रीज का, कैसे? अब जैसे देखो, आपकी ना एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने क्या रिपोर्ट निकाली कि इंडस्ट्री जो है ना, 57% ऐसे जो कंसल्टेटिव मेंबर्स हैं जो कमेटी के रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू चलते हैं। सोचो आप, इंडस्ट्री ग्रुप्स का ये हाल है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ इंडस्ट्रीज डिस्प्रपोर्शनली इसको फेवर करती हैं और कंसर्न्स दिखाते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जिससे रुकता ही नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज नहीं फॉलो करते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका जवाब है, रिप्लाई है कि भाई देखो ऐसे कैसे करते हैं, सबूत दे रही है वो। फिर तीसरी चीज़ है लिमिटेड कैपेसिटी टू रेगुलेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, कंसेंसस नहीं है पॉलिटिकली। अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया ये कोट कर देते हैं सीबीडीआर,
क्या है CBDR? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहे हैं हम क्यों इतना पैसा दें, तो रेगुलेशंस में हम इतना ज़्यादा क्यों चले जब डेवलप कंट्रीज ठीक से नहीं चल रही। तो वेरी नैरो रेगुलेटरी फोकस है। पॉलिसी मिक्स जो होता है वो कंटेन्स लैक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स है, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव प्रपोजल टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है। तो अबव चैलेंजेस में इंडिया को बोला जा रहा है कि इंडिया एक काउंसिल मेंबर है। अब तो आपको मिली है इस बारी, फिर से री इलेक्ट हुए हो, आपका रोल बनता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल वे में गवर्नेंस को बढ़ाओ, सेफ्टी एंड सस्टेनेबल शिपिंग की तरफ बढ़ो, क्योंकि आपको याद रखना है SDG 2030 फुलफिल करना है, और आपका SDG गोल है 14, मत भूलो। SDG गोल के लिए आपकी तैयारी हो रही है। तो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशंस एंड सीज, दैट इज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस थी गाइज। तो शॉर्ट्स वाला काम गाइज हम कल करेंगे। आज के लिए ध्यान से इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। अगर कोई डाउट आता है प्लीज लेट अस नो कि भाई कमेंट बॉक्स में आपको पास है जवाब, के आपको मिल जाएगा आपको वहीं पर ही। Thank you so much for listening. Do like, share, and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.